नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो प्रस्तुत करता है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, आज हमारी कहानी की शुरुआत है। बताया था ना आपको, जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो चान। जी हाँ बच्चों, आपको पता है हमारे जीवन का काफी समय स्कूल, शिक्षक, हमारे दोस्तों के बीच बीतता है और उसका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ बातें हमें हमेशा याद रह जाती हैं, जैसे कि तोतो चान को। लेकिन ये क्या, तोतो चान स्टेशन पर अपनी माँ के साथ कहाँ जा रही है? आइए पता करते हैं। ओईमाची रेलगाड़ी से वे दोनों जियोकाओका स्टेशन पर उतरी। माँ ने तोतो चान का हाथ अपने हाथ में थामा। टिकट दिखाकर निकलना जो था। तोतो चान इससे पहले कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठी थी। उसने अपना कीमती टिकट मुट्ठी में कसकर छुपा लिया। टिकट देने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। मैं ये टिकट अपने पास रख लूं? उसने टिकट बाबू से पूछा। ना, ऐसा तुम नहीं कर सकती, टिकट बाबू ने उससे टिकट लेते हुए कहा। टिकटों से भरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, ये सारे टिकट आपके हैं? नहीं, ये स्टेशन के हैं, टिकट बाबू ने निकलने वालों के हाथों से टिकट छीनते हुए जवाब दिया। ओह, तोतो चान ने हसरत भरी नजर डब्बे पर डाली और आगे कहा, मैं बड़ी होकर रेलगाड़ी के टिकट बेचूंगी। टिकट बाबू ने अब पहली बार तोतो चान को ध्यान से देखा। मेरा नन्ना भी स्टेशन पर नौकरी करना चाहता है, तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। तोतो चान कुछ पीछे हटी। उसने टिकट बाबू के ऐनक लगे गोल मटोल चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा उसे अच्छा लगा। उसने कमर पर अपने हाथ रखे और कुछ सोचा। मुझे आपकी बेटी के साथ काम करना बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा। मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं व्यस्त हूँ। पता है, मैं अपने नए स्कूल में जा रही हूँ। वह अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई, मैं टिकट बेचने वाली बनूंगी। माँ को आश्चर्य नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम जासूस बनने वाली हो। तोतो चान माँ का हाथ थामे आगे चलने लगी। उसे याद आया कि कल तक वह सच में जासूस ही बनना चाहती थी, पर टिकटों से भरे एक पूरे डिब्बे को संभालना भी तो मजेदार बात थी। अरे हाँ, अचानक एक अच्छी सी बात उसे सूझी। उसने अपनी माँ की ओर देख जोर से पूछा, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? माँ ने बात का जवाब नहीं दिया। छोटे फूलों वाली टोपी के नीचे उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। सच तो यह था कि माँ बड़ी चिंतित थी। अगर तोतो चान को वे लोग नए स्कूल में नहीं लेते तो क्या होगा? उसने उछलती कूदती अपने आप से बातें करती तोतो चान की ओर देखा। तोतो चान को अपनी माँ की दुश्चिंताओं की खबर न थी। जब दोनों की आंखें मिली तो उसने उल्लास से कहा, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। मैं सोचती हूँ कि मैं नुक्कड़ साजिंदों की टोली में शामिल हो जाऊँ, जो नई दुकानों का प्रचार करते फिरते हैं। माँ की आवाज में अब निराशा घेर आई थी। उसने कहा, चलो चलो, देर हो जाएगी, हेडमास्टर जी इंतजार करते होंगे। बातें बंद करो, देखकर जरा ढंग से चलो। उनके सामने कुछ ही दूरी पर अब छोटे से स्कूल का गेट दिखने लगा था। माँ की चिंता का एक कारण था। तोतो चान ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे पहली कक्षा में ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो सब हुआ था। माँ को तोतो चान की कक्षा शिक्षिका ने बुलावा भेजा था।
आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है। आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा। ठंडी सांस छोड़ते हुए उस सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा था, मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी हूँ। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोता चांद ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वह हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिरोते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वे दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेजें ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ न कुछ निकालती या रखती रहती है। अपनी कॉपी निकालती रखती है, अपनी पेंसिल की डिब्बी, अपनी किताबें, हर चीज जो उसके मेज में हो। मानिए हमें अक्षर लिखने हो तो आपकी बिटिया मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद कर देती है। तब वह फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर जल्दी से उसे बंद करती है। तब वह कॉपी पर अ लिखती है। अगर उसने अ गंदा या गलत लिखा हो तो वह फिर मेज खोलती है और इस बार रबड़ निकालती है, फिर ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज बंद करती है। यह सब वह बड़ी तेजी से करती है। जब वह लिख चुकी होती है तब वह एक एक कर हर चीज वापस रखती है। पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, तब फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वह यह सब फिर दोहराती है। पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज के लिए वह अपनी मेज खोलती और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भन्ना जाता है, लेकिन मैं उसे डांट भी नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी थी, मानो वह मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हो। अचानक माँ को समझ में आ गया कि तोतो चांद क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तोतो चांद उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉअर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीजें रखी जा सकती है, बड़ा ही मजेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नयापन खत्म होते ही तोतो चांद ऐसा करना बंद भी कर देती, पर शिक्षिका से उसने यह सब नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। शिक्षिका की आवाज अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा न लगता। शिक्षिका आगे की ओर झुकी। माँ झिझक कर पीछे हट गई। जब वह अपनी मेज पे ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती तब वे खड़ी रहती है पूरे समय। खड़ी रहती है? कहाँ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? माँ ने विस्मय से पूछा। ताकि वे सड़क पर गुजरने वाले साजिंदों को बुला सके, लगभग चीखते हुए शिक्षिका ने बताया। इसके बाद शिक्षिका ने जो कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूं था।
पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तोतोचान अपनी जगह छोड़ खिड़की के पास खड़ी होती और बाहर झांकती रहती। जब शिक्षिका मन ही मन ये सोचने लगती कि भले ही वह खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे, तब अचानक तोतोचान चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले साजिंदों को जोर से आवाज लगाती। ऐसा वह इसलिए कर सकती थी क्योंकि उनकी कक्षा निचले तल्ले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल न था। तब तोतोचान पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती, वे आ गए हैं। तब सारे के सारे बच्चे अपनी जगह से उठ खिड़की के पास सिमट आते और शोर मचाने लगते। कुछ बजाइए, तोतोचान कहती। और तब साजिंदों की टोली, जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। और ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, अलावा तोतोचान के। जब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? तब तोतोचान बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आएं और चले जाएं और हमारी नजर ही उन पर ना पड़े। आप सोच सकती हैं कि यह सब कितनी कितनी बाधाएं पैदा करता है। शिक्षिका आवेग में भरकर बोल रही थी। माँ के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वह तीखी आवाज से में बोली, और इसके अलावा और क्या करती है वो? अब माँ का दिल सच में बैठने लगा। इसके अलावा, शिक्षिका ने जोर से कहा, अगर मैं यही गिन पाती कि वह क्या क्या करती है, तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को न कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे माँ की ओर देखा। कल तोतोचान रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही। सोचा कि वह शायद साजिंदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मैं खुद जहाँ थी वहाँ से मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैं जान नहीं पाई कि आखिर वे किससे बात कर रही है। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा कि वह सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी, पर जवाब आया ही नहीं। पर आपकी बेटी बार बार अपना प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो? इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं ये देखने गई कि आखिर वो प्रश्न कर किससे रही है। जब खिड़की से सिर निकाल ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वह ओरी पर घोंसला बनाती 2 अबाबिल चिड़ियां थीं। वह अबाबिलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ, यह भी नहीं कहना चाहती कि अबाबिलों से बात करना बेवकूफी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कक्षा के बीच में अबाबिलों से यह पूछना कि वे क्या कर रही हैं, कतई गैर जरूरी है। माफी मांगने के लिए माँ का मुंह खुले इसके पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है, ड्राइंग की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वे जापानी झंडा बनाएं। बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती हैं ना, वह किरणों वाला झंडा।
मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अचानक वे झंडे की चारों ओर झालर बनाने लगी। वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती है। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं उसके पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसलिए जब उसने झालर में भरने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चॉक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े साफ न हो। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। 3 तरफ ही क्यों? माँ ने कुछ आश्चर्य से पूछा। शिक्षिका थक चली थी। फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया, चौथी ओर उसने डंडा बनाया था, सो झालर झंडे के केवल 3 तरफ ही थी। माँ कुछ आश्वस्त हुई। मैं समझी सिर्फ 3 तरफ। इस पर शिक्षिका ने बड़े धीरे धीरे पर शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस डंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकला गया था और अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपना आखिरी वार किया। मैं अकेली ही परेशान नहीं हूँ, साथ ही के कमरे में जो शिक्षिका है उसे भी परेशानी हुई है। अब माँ को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ यह अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा, ऐसा जहाँ उसकी नन्ही को वे समझे, जहाँ उसकी बेटी को वे दूसरे बच्चों को साथ रहना पढ़ना सिखा सके। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थीं, वह माँ को काफी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोतो चान को ये नहीं बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह जानती थी कि तोतो चान ये समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वह अपनी बेटी के मन में नहीं बांधना चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तोतो चान बड़ी नहीं हो जाती, वह उससे कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने उससे इतना भर कहा था, एक नए स्कूल में जाना तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है कि वह बड़ा अच्छा स्कूल है। ठीक है, कुछ सोचने के बाद तोतो चान ने कहा था। पर अब उसके मन में क्या है? माँ ने सोचा, कहीं ये समझ तो नहीं गई कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पर क्षण भर में ही तोतो चान ने उल्लास में भरकर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे? अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।